हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। आज हम लोग नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण होता किस प्रकार से है। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है। तो अगर मैं द्विघात समीकरण के मानक समीकरण की बात करूं तो हमारा जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण किस प्रकार का होता है? कुछ इस तरीके का होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं यहाँ बात करूँ ए कामा बी व सी की, तो यह सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से हमारा, और देखूं अगर तो आप लोग अगर कक्षा 9th में क्या पढ़े होंगे? बहुपद। तो बहुपद में आप लोग पढ़े होंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है अधिकतम अगर मैं कहूं क्या लिखूंगा यहाँ पर? लिखूंगा चर की अधिकतम घात दो होती है। तो हमारा जो बहुपद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक बहुपद द्विघात बहुपद होता है, जहां पर हम बोल सकते हैं कि चर की अधिकतम घात कितनी होती है? दो। तो इसी द्विघात बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कब बोलते हैं? जब द्विघात जो बहुपद होता है, जैसे हमने अभी लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, अगर इसी को इक्वल के 0 लिख दो तो यही द्विघात बहुपद हमारा क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका मतलब हम द्विघात समीकरण उसे ही कहेंगे जब हमारा अधिकतम घात हमारा क्या होना चाहिए? अधिकतम घात हमारा 2 होना चाहिए। तो किसी भी समीकरण का अधिकतम घात 2 होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे तो हमारा एक क्या है? द्विघात समीकरण है। अब इसी से रिलेट करके हम लोग क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। तो जो हमारा 4A पहला चैप्टर है इस अध्याय का, प्रश्नावली 4A, तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अभी हमने पीछे आपको परिचय दिया कि द्विघात समीकरण वही कहलाएगा जब उस पूरे समीकरण में जो चर होगा, चर का मतलब जो हमारा क्या हो सकता है? चर, अगर मैं चर की बात करूं तो चर का मतलब हुआ एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। इस तरीके सारी ABCD लेटर हो सकते हैं। तो जो भी जिस चर में दिया होगा, अगर हमको एक्स चर में दिया होगा, मान लिया जो हमारा समीकरण है, पता चला एक्स चर में दिया है, पता चला कोई वाई चर में दिया है, क्या पता किस में दिया हो? जेड में। तो अगर एक्स में दिया है समीकरण तो एक्स चर की अधिकतम घात देखेंगे, वाई में दिया है तो वाई चर की अधिकतम घात देखेंगे, अगर जेड में दिया है तो जेड की चर की अधिकतम घात देखेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ x+1 का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो a+b का, ये तो पढ़ी होंगे 8 में, a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो दे रखा है, पहला दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या होगा? x² प्लस फिर क्या होगा? 1 का स्क्वायर, फिर होगा 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा? 1।
अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का क्या हो जाएगा 6। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 6। तो इधर भी 2x है, इधर भी क्या है 2x। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। अगर हम इसकी बात करें जो हमारा समीकरण आया पूरा का पूरा, तो ध्यान से देखिए अगर इस समीकरण को आप देखेंगे तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0 लिखा है। अब अगर यहां पर मैं बात करूं कि इस समीकरण का ध्यान से आप लोग देखिए तो अधिकतम घात कितनी है, इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2। मतलब ये समीकरण चर x में है और चर की अधिकतम घात कितनी है 2। तो मैं यहाँ आसानी से लिख सकता हूं कि जो मेरा समीकरण है जो पहले से समीकरण दिया था मैं यहाँ आराम से लिख सकता हूं अतः यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है बच्चों 2 है। तो इस तरीके से हमने पहला वाला इक्वेशन सॉल्व कर दिया और जब सॉल्व किया लास्ट में जो हमारा इक्वेशन है उससे पता चला कि हमारा क्या ये समीकरण ये एक दो घात समीकरण है क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेम यहां भी उसी तरीके क्वेश्चन में करना है। तो देखो अगर इसको मैं यहां पर हल करूं तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 6 माइनस माइनस का प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ये जो प्लस का 2x है इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये जो माइनस का 6 है इधर आएगा तो प्लस का 6। तो इक्वल टू में क्या बचा। अब अगर और आगे इसको हम ध्यान से लगाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा इस तरीके का क्या आ गया समीकरण है। अब अगर यहाँ मैं बात करूं तो इस समीकरण में अगर मैं देखो चर की बात करूं तो ध्यान से आप लोग देखो इस पूरे समीकरण में जो जहां पर मैं गोला बना रहा हूं देखो चर की अधिकतम घात कितनी है 2। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि चर की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह एक 2 घात समीकरण है। तो हमारा पहला भी 2 घात समीकरण है और मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा भी क्या है 2 घात समीकरण। तीसरे पढ़ते हैं। तीसरा भी देखो सिंपल हमको क्या करना है सिंपल हमको मल्टीप्लाई करना है। इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करना है। तो देखो करते हैं x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस आएगा x और 1 का मल्टीप्लाई x आएगा माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x माइनस प्लस का माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसी तरीके इधर भी पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x फिर माइनस प्लस का माइनस क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देखो इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस का 2x है इससे प्लस का x घटाऊंगा तो क्या आएगा माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 3x माइनस का x हो जाएगा 2x माइनस का क्या हो जाएगा 3। अब माइनस का x है तो अगर मैं माइनस का x इधर देखूंगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3 माइनस माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस वाले 2 को मैं उठा के किधर लाऊंगा इस तरफ ले जाऊंगा और ये जो माइनस का 2x उठा के कहां लाऊंगा मैं इस तरफ लाऊंगा बच्चों। तो जो प्लस का होगा जब भी इक्वल के इधर साइड उधर साइड ट्रांसफर होता है तो उनका क्या हो जाता है सिंपल।
अब देखो माइनस का क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस का ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -3 से प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का क्या आएगा बच्चों 1। अब ध्यान से देखो ये माइनस का 3x है, एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में बच्चों क्या बचेगा, ध्यान से अगर आप देखिए तो यहां पर देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है 1। इसका मतलब मैं सिंपल यहां लिख सकता हूं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं बल्कि 1 है। इसी तरीके बच्चों अगर मैं अगले क्वेश्चन पढ़ूं तो चौथा भी देखो सेम इसी तरीके है। अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखो, चौथे क्वेश्चन की बात करूं, देखो इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है तो x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक बार 2x के साथ, फिर x का मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ करना, 1 के साथ। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना तो -3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ, -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल। अब इस यक्स का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x का मल्टीप्लाई x के साथ प्लस x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ। अब अगर आप ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो बच्चों ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2x स्क्वायर माइनस का ये कितने हो जाएगा 5x माइनस का 3। अब देखो इस पूरे को, ये जो लिखा हुआ है इस पूरे को हम कहाँ लाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस का तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा बच्चों 0। अब ध्यान से अगर आप लोग देखें तो देखो 2x स्क्वायर यहाँ है और एक x स्क्वायर आप ध्यान से देखो तो यहाँ है, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा, x स्क्वायर बचेगा। अब -5x माइनस 5x मिलके कितना हो जाएगा 10x माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली जो हमारा समीकरण आया, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो हमारा ये चर की अधिकतम घात कितनी बच्चों यहाँ पर 2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब लिख सकता हूं यह, अब ज्यादा लिखने की मुझे जरूरत होगी नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, यह एक दो घात समीकरण है। अगला क्वेश्चन पे अब आप लोगों को आराम से दिख रहा होगा, सिंपल इधर अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ क्या चलेगा बच्चों, यहाँ चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा 2। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, सॉरी प्लस का क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो एक तरफ सबको लेके जाएंगे 3x प्लस 1 हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस का, 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान से आप लोग देखिए तो 3x प्लस 4x प्लस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो इसकी अधिकतम घात कितनी बच्चों 1 है, इसका मतलब अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब यह
एक द्विघात समीकरण नहीं है। और क्यों नहीं है लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि चर की अधिकतम घात एक है। उन्हीं क्या चाहिए, दो। तो अगर चर की अधिकतम घात दो होती तो आराम से हम लोग बोल देते, क्या हो जाता। अब देखो अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल यहाँ क्या चलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब, तो सबसे पहले हम लोग उसी पर आते हैं। a प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब की बात करूं तो एक ब्रैकेट में होता है a क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में b क्यूब, फिर होता है 3ab, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। अब देखो अगर यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ूंगा तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू एक्स इंटू टू इन ब्रैकेट x प्लस टू इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई इधर एक्स स्क्वायर के साथ होगा, 2x का मल्टीप्लाई एक के साथ होगा। अब देखो ये सिंपल हो जाएगा, एक्स क्यूब 8 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, x प्लस टू इक्वल टू ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये x क्यूब प्लस का 8 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और 6 दुनिया 12x हो जाएगा। ये 2x क्यूब माइनस का 2x आएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर वाला पूरा पोर्शन इस तरफ ले जाएंगे। अब जब इस तरफ ले जाएंगे तो ध्यान से देखो होगा क्या, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का सॉरी ये गलत लिख गया, ये कितना है 12x था बच्चों। अब इधर आएगा तो 2x क्यूब माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो हमारा x क्यूब है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ x क्यूब है और यहाँ 2x क्यूब है। यहाँ देखो 12x है, यहाँ 2x है, तो ये सभी लाइक टर्म है। मतलब तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम जोड़ और घटा सकते हैं जो भी इनके साथ होगा। तो देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो 2x क्यूब से x क्यूब घटेगा तो माइनस का क्या आएगा, x क्यूब। अब देखो 12x और 2x जुड़ेगा तो कितना आएगा 14x और प्लस का क्या बचा 8 और भी अभी साथ में क्या बचा देखो 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखो फाइनली हमारा ये समीकरण बना। तो जब हमारा फाइनली ये समीकरण बना तो ये फाइनली समीकरण में अगर हम देखें तो जो हमारी चर की अधिकतम घात है, अधिकतम घात आप लोग देख रहे होंगे, चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 3 है बच्चों। हमारा समीकरण दो घात आने के लिए चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, और यहाँ अधिकतम घात कितनी है 3। इसका मतलब ये दो घात समीकरण नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे अतः पेन चेंज कर लेते हैं, एलो चलाते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह समीकरण दो घात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा दो घात समीकरण नहीं है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सातवां हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो देखो क्या है, अगर इसको हम आगे हल करें तो x क्यूब है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का क्या है 1 इक्वल टू, यहाँ देखो चलेगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप सभी लोग जानते होंगे a क्यूब मतलब x का क्यूब
-2 का क्यूब, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस का 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 8 6x इन ब्रैकेट x माइनस 2। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हट जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा आगे, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, इधर बचा माइनस का 8। अब ये 6x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में हम लोग करेंगे बच्चों, तो 6x का मल्टीप्लाई x का तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 6 दुनिया 12x हो जाएगा। अब देखो सभी को एक तरफ लेके आएंगे तो 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इधर है तो प्लस का 6x² हो जाएगा, 12x इधर आएगा तो माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, प्लस का 6x² से क्या घटेगा, 4x², तो क्या हो जाएगा, सिंपल 2x²। अब 12x से x 12x और माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारा फाइनली क्या गया, समीकरण। अगर मैं यहाँ देखो इसकी बात करूं कि जो हमारा यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है बच्चों, तो हमारी चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 2 है। तो अगर चर की अगर अधिकतम घात 2 है तो अब लोग ध्यान से देखिए, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो मैं लिख सकता हूं चर की, आराम से यहां लिख सकते हैं क्या, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए दो घात समीकरण है। इस तरीके हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगले बढ़ते हैं, सेम इसी तरीके 8वां होगा। 8वें की देखो बात करते हैं, सिंपल इस पूरे ब्रैकेट के एक एक को किससे मल्टीप्लाई करना, x माइनस 3 से। इसी तरीके इधर भी अगर हम देखेंगे तो x प्लस 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना, x माइनस 1 के साथ। तो देखो सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट x माइनस 1 में करना है, फिर -1 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करना, इधर उसी तरीके x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ करना है, फिर +5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ करना है। आगे बढ़े तो देखो 2x और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा, ये सिंपल 1x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 3 बन जा 3 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x² माइनस का x 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस का 5। अब ध्यान से आप लोग देखें तो 2x² माइनस का 6x और 1x जुड़ के माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू x² प्लस का 4x माइनस का 5। अब ध्यान से देखो सबको एक तरफ लेके आएंगे, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x² माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पर जो 2x² है उसका जोड़ घटाने इसके साथ होगा, तो 2x² से x² घटेगा तो क्या बचेगा, x²। अब देखो माइनस का 7x माइनस का 4x इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 11x, और देखो ये 5 और 3 जुड़ के 5 3 8 इक्वल टू क्या आ गया, तो फाइनली ये हमारा क्या बन गया, ये सिंपली के समीकरण है। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण दो घात समीकरण है। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। अगले पर चलते हैं। अब देखिए अगर 9वें क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखो, सिंपल ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दो इसी तरीके, x²
3x+1, अब इधर तोड़ेंगे तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab x × 1। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो देखो बचा क्या, 3x 2x इधर आएगा तो प्लस का इक्वल टू 0। तो भैया जी क्या हो गया, ये सिंपल 5x इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर मैं बात करूं इसका मतलब लिखूंगा यहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह एक दो घात समीकरण नहीं है। इस तरीके हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगले पर चलते हैं, तो देखो अगर आप लोग यहाँ हाईलाइट करना चाहते हो तो ध्यान से देखिए, यहाँ देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 1, इसलिए दो घात समीकरण बच्चों नहीं है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगर 10वें की बात करें, सॉरी बच्चों 9वां 2 बार रिपीट हो गया, तो अब 10वें की बात करें तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, अगर वहां पर हम 10वें क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखो, जो 10वां क्वेश्चन है क्या है, स्क्रीन पर लिखा है, आपके पढ़ते हैं इसको, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब हमको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को पहले क्या करना होगा, मानना होगा। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मानेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखो हम इसको मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। ऐसा क्यों किया गया, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझाऊं तो ध्यान से देखो, जैसे आप लोग काउंटिंग सुने होंगे, गिनती 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो, अगर 1 से मुझे अगले पर जाना होगा तो बच्चों 1 में क्या जोड़ूंगा, तो अगला वाला आएगा 1। अगर मुझे 2 से 3 पर जाना हो तो मैं क्या जोड़ूंगा, 1। अगर मुझे 3 से 4 पर जाना हो तो क्या जोड़ूंगा, 1। अगर मुझे इसी तरीके 4 से 5 पे जाना हो तो क्या जोड़ूंगा, 1। 5 से 6 पर जाना होगा तो क्या जोड़ूंगा, 1। अगर कभी भी कुछ लगातार बोले, क्योंकि यहाँ पर जो एक शब्द लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जो क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो दोनों संख्याएं क्या हैं, लगातार। 2 3 की बात करूं तो दोनों क्या है, लगातार। अगर मैं 4 5 की बात करूं तो दोनों क्या है, लगातार। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि मेरी पहली संख्या x है, तो आप जानते हैं कि अगर एक संख्या अगर पहली 1 है तो अगली लाने के लिए उसमें क्या जोड़ना होगा, 1। तो हमने अगर अपने से पहली संख्या x मान लिया तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक बच्चों उसमें क्या जुड़ जाएगा, 1। तभी तो लगातार होगा, क्योंकि दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 1 का होता है। तो अगर पहला x मान लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। अगर इसी तरीके तीसरा बोल दे तो उसमें क्या जोड़ दो, x+2। अगर चौथा बोल दे तो x+3। इसका मतलब जो संख्या बोले उससे एक कम यहाँ जोड़ना है। पहली संख्या तो कुछ नहीं जोड़ना, दूसरी संख्या तो 2 से एक कम 1 जोड़ दो, तीसरी बोले तो 3 से एक कम करके 2 जोड़ दो, चौथी बोले तो एक कम करके 3 जोड़ दो। ये समझ में आया होगा कैसे होगा। अब इसको हटा देते हैं हम लोग।
अब हम लोग सवाल पर आ जाते हैं। तो हमने क्या माना, हमने अपने से मान लिया कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक को हमने माना क्या है बच्चों x, और एक को हमने मान लिया क्या x+1। अब अगर मैंने पहले को x माना और दूसरा x+1 है, तो उसका अभी मैंने नीचे आपको रीजन बताया कि एक क्यों जोड़ा गया, क्योंकि अगर पहली संख्या x है तो उसके तुरंत अगली वाली लाने के लिए पहली वाले में क्या जोड़ा जाता है, एक। अब जो हमको क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्नानुसार। इसका मतलब जो भी सवाल दिया है उसके हिसाब से हम लोग आगे सवाल बढ़ाएंगे। क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल। तो पहला संख्या हमने क्या माना है, पहली संख्या मानी है x, गुणनफल तो बीच में गुणा लगाएंगे। दूसरी संख्या हमने माना है क्या x+1 इक्वल टू कितना दिया है 306। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग x का मल्टीप्लाई करें तो x का मल्टीप्लाई x² प्लस का क्या हो जाएगा x, अब इक्वल टू कितना है 306। अब देखिए x² प्लस का x माइनस का 306 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके इससे पहले वाले सवाल 9 तक कि किस प्रकार का समीकरण दो घात, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो बच्चों कितनी है, इसकी अधिकतम घात 2 है। तो ये दो घात समीकरण को हल करने का तरीका हमको पता है, क्योंकि हम 9th में बहुपद वाले चैप्टर में आसानी से पढ़ के आए हैं कि दो घात समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, जो नियत टर्म है 306, अब यहाँ देखेंगे x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो क्या है 1। तो 306 और 1 का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो 306 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों कितना आएगा 306। अब इस 306 का मैं क्या करूंगा, गुणनखंड करूंगा। सबसे पहले किससे कटेगा 6 से, 6 पंचे 30, 6 कम 6, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 सते 21, फिर 17 अभाज्य संख्या होता तो किससे कटेगा 17 से कटेगा, 17 एक कम 17। तो ध्यान से देखो, हमारे पास अगर मैं देखूं तो ओवरऑल बताओ कितने फैक्टर आए, ओवरऑल फैक्टर एक आया 6, एक 3 और एक 17। तो ध्यान से देखो यहाँ बच्चों साइन कहे का है, यहाँ साइन है माइनस का। तो अगर यहाँ साइन माइनस का, इसका मतलब यहाँ जो इसके गुणे में लिखा हो वो घटाने पर आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ऊपर 2 का गुणा करो तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, और एक पहले से 17 है, इसका मतलब 17 और 18 के बीच का अंतर कितने का है 1 का। तो इस तरीके से हमारा गुणनखंड 2 मिल गया। तो देखो अगर इसके आगे हम लोग बढ़े तो क्या करेंगे, यहां पर सिंपल लिखेंगे x² माई प्लस, इसको मैं लिखूंगा एक फैक्टर 18 मिल गया और एक फैक्टर 17 मिल गया, साथ में रहेगा x माइनस का 306 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको अलग अलग लिखने की कोशिश करूं तो x² प्लस का 18x हो जाएगा, माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखो अब आगे हम क्या करेंगे, अब इस तरफ हम लोग थोड़ा सा लाइन खींच के इसके आगे इस तरीके थोड़ा सा इसका आगे प्रोसेस कर लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, आगे अगर हम हल करेंगे तो ध्यान से देखो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा x+18। अब यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ भी x प्लस क्या बच जाएगा 18 इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है, एक ब्रैकेट में x+18 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे। एक बार x+18 इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 18। एक बार हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 17 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 17। तो ध्यान से देखो दो आंसर आ गए।
लेकिन सबसे पहले आपको बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इसका मतलब ये हुआ ये माइनस का आया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्लस का कौन सा आया, ये वाला, तो ये हमारा आंसर होगा। तो देखो अगर मैं क्रमागत संख्याओं की बात करूं तो देखो क्रमागत संख्याएं, एक यक्ष है तो इस यक्ष का वैल्यू तो क्या आ गया बच्चों 17। अगर दूसरे की बात करूं तो x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, एक तो आंसर क्या आया बच्चों 17 और एक आंसर क्या आया 18, यही हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। इस तरीके जब हम इसको हल किया तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया था, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या 17 आया और एक क्या आया 18। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन दिया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में इतना घंटे अधिक लेती। अगर मैं यहां पर बात करूं कि मान लेता हूं कि एक रेलगाड़ी इस पॉइंट से चलती है और कहां जाती है बी पॉइंट तक, तो इसको मैं मान लेता हूं ये ए है और बच्चों इसको मैं क्या मान लेता हूं बी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो इनके बीच की जो दूरी दिया है बच्चों, इनके बीच की दूरी क्या दिया है, इनके बीच की दूरी दिया है 480 किलोमीटर। अब क्या बोला है, पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी किस चाल से जा रही थी, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहां आगे हम मान लेते हैं इसको कि माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो अगर आगे हम लोग बढ़े तो अगर इस सवाल के हम लोग आगे बढ़े तो क्या बोला है, पहले एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल, तो देखो प्रथम शर्तानुसार अगर हम चले तो यहां से हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त। तो ध्यान से देखो जो हमारा प्रथम शर्त है, तो प्रथम शर्त में निकालूंगा जब रेलगाड़ी x किलोमीटर चाल से 480 किलोमीटर जाएगी तब उसका समय क्या होगा। तो हमको पता है एक फार्मूला होता है, समय बराबर होता है चाल, सॉरी गलत हो गया, इसको हटा देते हैं। क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल होता है। अब अगर ध्यान से देखें पहला कंडीशन है तो पहले कंडीशन का समय में क्या मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं बच्चों t1। तो समय बराबर होता है दूरी, तो कितनी दूरी जाती है 480 किलोमीटर ट्रेन जाती है, दूरी किस चाल से जाती है x किलोमीटर के हिसाब से। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा जो आया 480 बटे x ये काहे में आएगा घंटे में। तो ये हमारा तो क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया t1। अब देखो अगर दूसरे शर्त की मैं बात करूं तो जो दो हमारा दूसरा शर्त है, दूसरे शर्त में बोला गया कि रेलगाड़ी की चाल जितनी पहले थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो अब रेलगाड़ी की चाल
रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो अगर अब मैं समय निकालूं तो बाद का समय में क्या मान लेता हूं बच्चों, t2। तो समय बराबर होगा दूरी, तो दूरी तो बदल ही नहीं रही, ट्रेन उतनी दूरी जाएगी 480। लेकिन अब चाल कितनी हो जा रही है, x माइनस 8। ये भी काहे में आएगा बच्चों, ये भी आएगा घंटे में। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो प्रथम शर्त में हमने t1 निकाल लिया, और दूसरे शर्त में जब रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है, तो दूसरे शर्त में हमने रेलगाड़ी का समय निकाल लिया 480 बटा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था चाल, नीचे जो ऊपर दूरी दिया था किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो समय होगा काय में आएगा बच्चों, घंटे में। अब देखो जो हमको दे रखा है, जो हमको आगे समीकरण दे रखा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए, अगर यहां से मैं हल करूं तो देखो, अब ध्यान से देखो, जो पहले कंडीशन में जब रेलगाड़ी x चाल से जा रही है तब समय t1 था, जब रेलगाड़ी x माइनस 8 चाल से जा रही थी तो समय t2 था। तो यहां पर हमको ये पहचानना है कि t1 समय ज्यादा है कि t2 समय ज्यादा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका समय कम होगा, जहां पर चाल कम होगा उसका समय ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों कंडीशनों में जो t1 और t2 है, तो देखो यहां चाल x है और यहां चाल x माइनस 8 है। इसका मतलब इनकी जो चाल, पहले रेलगाड़ी की चाल x थी और बाद में रेलगाड़ी की चाल x माइनस कितनी हो गई, 8। इसका मतलब इन दोनों में चाल किसकी ज्यादा है, x, और x माइनस 8 में बड़ा कौन होगा, x बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर चाल का समय उल्टा होता है तो x वाले चाल के हिसाब से समय क्या है, t1, और x माइनस 8 वाले के हिसाब से समय क्या है, t2। तो अगर चालों का, दोनों में से चाल ये वाली बड़ी है ये वाला छोटा है, तो समय क्या हो जाता है उसका उल्टा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, t2 समय ज्यादा होगा और t1 समय कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रश्नानुसार ये लिख सकता हूं कि मुझे दे रखा है कि t2 माइनस t1 दोनों का अंतर कितने घंटे दिया है। ये बच्चों पढ़ो, देखो ये यहां दिया है, बोल रखा है कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इसका मतलब ये t2 समय ज्यादा है और t1 समय क्या है, कम। इसका मतलब दोनों समयों के बीच का अंतर कितने घंटे का है, 3 घंटे का। t2 का वैल्यू क्या है, आप लोग यहां लिख दो, 480 बटेगा x माइनस 8, और यहां लिखा है 480 बटेगा x बराबर का क्या, 3। ध्यान से देखो, अगर आप लोग यहां से 480 क्या ले लो बच्चों, कॉमन, यहां ब्रैकेट बचेगा 1 अपान एक्स माइनस 8, और यहां बचेगा 1 अपान एक्स बराबर का क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आया नहीं। तो देखो वहां पर अगर हम आप लोग ध्यान से देखो तो वहां पर देखो क्या क्या आया था, बाहर हमने 480 कॉमन ले लिया था, तो यहां बचा था 1 अपान एक्स माइनस 8, और यहां बचा था 1 अपान एक्स इक्वल टू क्या दिया था, 3। तो और अगर इसको हम ध्यान से सॉल्व करें तो 480 अगर हम एलसीएम लें तो एक ब्रैकेट में बच्चों क्या आ जाएगा, x माइनस 8, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3। तो यहाँ देखो x आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 8। और आगे अगर हल करें तो 480 x माइनस एक्स प्लस का क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, और साथ में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3। ध्यान से देखो, प्लस x माइनस एक्स कट जाएगा, तो आगे हल करेंगे तो देखो ऊपर हो जाएगा 480 इंटू का 8, और देखो ये क्या हो जाएगा, 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा कौन, x, x माइनस
8। ध्यान से देखो 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 160 गुणे 8 आएगा। x का मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। अब देखो अगर गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो कितना आएगा 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8x। अब आगे हम लोग हल करते हैं इसके। तो देखो अगर यहां से हम लोग आगे हल करें, अगर आगे हम लोग हल करें तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 1280 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू क्या रख दो 0। अब देखो 1280 का अगर आप लोग फैक्टर करो तो भैया जी देखो 1200 क्या लिखा है 80, इसका आप लोग अगर फैक्टर करें तो देखो क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 जीरो जीरो, फिर 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 320, फिर 2 से काटेंगे तो 160, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 80, और आगे भी चला जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 40, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, फिर 2 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर लास्ट में किससे कटेगा 5 से। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मुझे इस प्रकार से फैक्टर बनाना है कि यहाँ साइन का है माइनस का, तो घटाने पर क्या आना चाहिए 8। तो देखो 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 8, 8 दुनिया 16, 16 दुनिया 32। अगर इधर बात करूं 2 दुनिया 4 दुनिया 8 5 40। इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, अगर मैं अपने फैक्टर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक फैक्टर बन जाएगा 40 और एक फैक्टर क्या बन जाएगा 32, बाहर x लिख दो, 1280 बराबर का 0। अब ध्यान से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस का 32x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। अब देखो अगर यहाँ हम कॉमन ले लें x तो x माइनस 40 हो जाएगा, अगर हम 32 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x माइनस क्या बचेगा 40 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम आगे बढ़े तो ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट में क्या आया है, तो एक दोनों ब्रैकेट से कॉमन क्या है, दोनों ब्रैकेट से कॉमन है x माइनस 40 और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब अगर हम एक बार क्या करें x माइनस 40 इक्वल टू क्या ले लें 0, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, और अगर एक बार हम लोग x प्लस 32 बराबर 0 ले लें तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 32। तो ध्यान से देखो कभी भी चाल माइनस की नहीं होती, तो कौन सा हमारा आंसर होगा ये वाला। तो अब हम लोग यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें साफ साफ बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ध्यान से देखो जो मान लेते हैं कि जो हमारा आयताकार खंड है वो कुछ इस प्रकार से रहा होगा, अगर हम साइड में इस तरीके मान लें तो जो भी हमारा भूखंड रहा होगा इस तरीके से बच्चों क्या रहा होगा, सिंपल आयताकार भूखंड रहा होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भूखंड हो गया। अब अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं L, अगर इसकी मैं चौड़ाई की बात करूं तो क्या मान लेते हैं बच्चों B। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि माना आयताकार आयताकार भूखंड की लंबाई L
व चौड़ाई भी है। तो देखो अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ सिंपल है, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। तो हमको क्या दिया है, भूखंड का क्षेत्रफल। तो हमको पता है आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 528। इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम लोग बच्चों, 1। दूसरे में क्या दे रखा है, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार अगर मैं कहूं तो कह रखा क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुणों से 1 अधिक है। तो कह रखा जो हमारी क्षेत्र की लंबाई है, चौड़ाई, चौड़ाई b कह रखा उसका 2 गुना कर दो और उसमें 1 जोड़ दो तो उसके क्या है, बराबर। इसका मतलब l का वैल्यू है 2b प्लस का 1। तो दूसरे शर्त से हमारा l का एक समीकरण निकल कर आया। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब हम लोग यहां से करेंगे क्या, सिंपल लिखेंगे समीकरण 2 से l का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो अगर हम लोग बात करें, इधर अगर साइड में लगाएं तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 हमारा क्या है, l इंटू बी बराबर 528। l का वैल्यू रखेंगे तो 2b प्लस का क्या हो जाएगा, 1, और इंटू में b पहले से है 500 क्या हो जाएगा, 28। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस का b, और 528 इधर आएगा तो बच्चों का हो जाएगा माइनस का। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखो जो हमारा 528 है, तो ये हमारा देखो ये पूरा का पूरा तो क्या है, अचर है। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 2 के साथ। अब अगर इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो हमारा 528 है, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। तो कितना हो जाएगा, 1056। अब इस 1056 का मैं क्या करूंगा, फैक्टर 2 से भाग करूंगा तो भैया जी वही आएगा 528। फिर 2 से भाग करूंगा तो 2 दुनिया 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करूंगा तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दुनिया 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करूंगा तो 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करूंगा तो 2 3 6, 2 3 6, फिर 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 11, और फिर 11 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 1। तो इस तरीके से हमारा फैक्टर आया। तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसे 2 फैक्टर, इस फैक्टरों से, इस गुणनखंडों से मुझे 2 ऐसे नंबर बनाना है कि उनका घटाना क्या है, 1 आए। तो देखो 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आएगा, और यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 33 आएगा। तो अगर आगे हम बढ़े तो देखो क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 33 माइनस का 32b माइनस का 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 33b माइनस का 32b माइनस का 528 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर अगर हम लोग कॉमन ले b, तो ये 2b प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, 33, और अगर यहाँ माइनस का 32 कॉमन ले तो b प्लस ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी 32 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा कॉमन 16। तो अगर हम 16 कॉमन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2b प्लस का यहाँ भी क्या बचेगा, 33 इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2b प्लस 33, और एक ब्रैकेट में बचेगा 2b माइनस 16 इक्वल टू 0।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा आएगा नहीं। तो देखो हमारा जो लास्ट में बचा क्या, लास्ट में हमारा बचा एक ब्रैकेट में आया 2b प्लस 33 और एक ब्रैकेट में बचा b माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अगर हम बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करें तो 2b प्लस 33 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 2b 33 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो b का वैल्यू माइनस 33 बटे कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब कभी भी चौड़ाई माइनस की होगी क्या, इसका मतलब b का वैल्यू ये नहीं लिया जाएगा। दूसरा वाला अगर हल करें तो b माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हमारा b का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। ये b का वैल्यू समीकरण कहाँ रख दो एक में, तो लिखेंगे b का मान एक में रख दो चाहे दो में, समीकरण 2 में रखने पर। तो भैया जी देखो 2 है क्या, l बराबर 2b प्लस का क्या था बच्चों 1, तो l बराबर 2 इंटू बी का वैल्यू 16 प्लस का 1। अगर आगे हम लोग हल करें तो l बराबर हो जाएगा 32 प्लस का 1, इसका मतलब l बराबर सिंपल क्या हो गया 33। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः आयताकार भूखंड की, तो अगर बच्चों बात करें तो यही तो आया था, यही तुमसे पूछ रहा था ना। हाँ, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, तो आयताकार भूखंड की लंबाई 33 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है। इसका मतलब ये हमारे क्या हो गए, एक आंसर तो हमारा ये हो गया बच्चों, कौन सा आया, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। तो देखो एक आंसर तो हमारा ये आ गया 33 मीटर और एक आंसर हमारा क्या आ गया 16 मीटर, यही हमारा क्या है बच्चों आंसर। तो इस तरीके से फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग बच्चों 13वें क्वेश्चन पर। जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला है, कर रखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर मैं रोहन की वर्तमान आयु मान लूं कि भैया जी माना, चेंज कर लेते हैं, इसको हटा दो। अब क्या हम लोग मान लेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष। तो अगर हमने रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया तो देखो रोहन की माँ की आयु x में कितना जोड़ देंगे 26, क्योंकि उसने बोला सवाल कि रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद, पश्चात मतलब क्या होता है बाद, तो 3 वर्ष पश्चात, तो पश्चात बोले या क्या बोले बाद। तो देखो रोहन की आयु, तो रोहन की पहले वो आयु x थी, अब उसमें 3 साल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 पहले से थी,
अब 3 साल और आगे जाएगा तो एक 3 और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात क्या रखा, उनका गुणनफल कितना हो जाता है बच्चों, 360। तो अगले पेज पर चलते हैं, तो देखो अब हम लोग लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। तो देखो प्रश्नानुसार क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र x प्लस 3 है और उसके माँ की उम्र x प्लस 29 है, दोनों का गुणनफल बच्चों कितना दिया, 360। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि इस यक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में एक बार करूंगा, फिर एक बार इस 3 का इस पूरे ब्रैकेट में। तो ध्यान से देखो आप लोग, अब देखो x का मल्टीप्लाई x प्लस 24 में, 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 24 में इक्वल टू 360। तो क्या हो जाएगा आगे, एक्स स्क्वायर 24x 3x 24 3 का 72 हो जाएगा इक्वल टू 360। ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27x प्लस का 72, 360 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा देखो जो समीकरण आया, एक्स स्क्वायर 27x 360 से 72 हटाएंगे तो देखो 0 से 2 घटेगा, 10 में से 2 गए 8, 15 में से 7 गए कितना आएगा 8, तो कितना हो जाएगा 288। अब ध्यान से देखो यहाँ 288 लिखा है और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1। तो अगर मैं 288 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 288 ही आएगा। अब इस 288 का मैं क्या कर लूंगा, डिवाइड। सही से लिख लेते हैं, देखो 2 से भाग करेंगे 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 36, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 कम 3। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इसका मतलब यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये घटाने पर आना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं बन रहा है। तो अगर हम लिखेंगे 3 तरीका 9, 9 चौक 36, 36 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 27। इसका मतलब अभी भी नहीं बन रहा है। तो अगर मैं 2 दुनिया 4, 4 दुनिया 8, 8 तिरिक 24 नहीं होगा, 3 तिरिका 9, 9 दूनी 18, 18 दुनिया 36। अरे सॉरी बच्चों, यहाँ गलती हो गई है थोड़ा, ये हमसे थोड़ा गलती हो गई। x प्लस ये बेटा ये क्या है 29 है, इसको हटा दो सबको। ये थोड़ा सा 29 को हम लोग क्या लिख दिए 24 लिख दिए, इसलिए फैक्टर बन नहीं रहा है। इसको फिर से कर लेते हैं हम लोग, इसको भी हटा दो सबको। अब देखो ये 24 में बच्चों क्या था 29 था, हम लोगों से गलती से 24 लिख गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 29x, ये हो जाएगा 3x, 3 9 27 और 3 दुनिया 6 2 8, ये हो जाएगा 87 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस का 87, इधर आएगा तो 360 माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 से घटाएंगे, देखो 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 3, यहाँ बचा 5, 5 15 में से 8 जाएगा कितना आएगा 7, यहाँ क्या बचेगा 273 बराबर 0। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 273, यहाँ 1 गुणा करेंगे 273 आएगा,
तो हम 273 का क्या करेंगे यहाँ गुणनखंड। तो ध्यान से देखो 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 1 कम 3। अब देखो 7 से ले जाएंगे तो 7 1 कम 7, 7 3 21, फिर कितना हो जाएगा 13। अब देखो 13 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो 13 39। 39 से अगर आप लोग 7 घटाओगे तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 32। तो हमारा फैक्टर आसानी से बन गया एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ लिखेंगे 39 माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। तो अगले स्लाइड पर अगर हम देखो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, पीछे देखो तो लिखा क्या है 39x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक बार प्लस का 39x माइनस का 7x, क्या लिखा है माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो अगर यहाँ पर हम x कॉमन ले तो यहाँ x प्लस कितना बचेगा 39। 7 कॉमन ले तो x प्लस देखो 7 3 21 7 9 63 इक्वल टू 0। दोनों में अगर कॉमन देखे तो x प्लस क्या आएगा 39 और एक ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 0। अगर मैं यहाँ से दोनों को अलग अलग हल करूं x माइनस 39 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 39। अगर यहाँ x माइनस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कभी भी किसी की उम्र माइनस में होती है क्या, नहीं, इसका मतलब प्लस वाला लिया जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया x का वैल्यू की, अतः रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष थी बच्चों 7 वर्ष थी। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 4 क्या कर लिया है, चैप्टर 4A पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया है कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।